ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे एटम, है ना, कि एटम है क्या। तो एटम के बारे में जो सबसे पहले बात किया था वो डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने सबसे पहले एटम का नाम दिया और अकॉर्डिंग टू डाल्टन हम कह सकते हैं कि एटम हमारा क्या है, बिल्डिंग यूनिट। बिल्डिंग यूनिट, बिल्डिंग यूनिट, यूनिट ऑफ एनी मैटर, मैटर। समझ रहे हैं? ये जो हमारा है किसी भी मैटर का बिल्डिंग यूनिट है। किसी मैटर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एटम जिम्मेदार होता है। एटम इज बिल्डिंग यूनिट ऑफ एनी मैटर, है ना। किसी भी मैटर को बनाने के लिए ये जिम्मेदार होता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था डाल्टन। डाल्टन ने ही सबसे पहले कहा था कि इस दुनिया का जो भी मैटर उसको बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एटम जिम्मेदार है। और उसी ने एटम पहली बार नाम ले लिया इस दुनिया का जो भी सबसे छोटा पार्टिकल है, दैट इज एटम। और वही बिल्डिंग यूनिट है किसी भी मैटर का। और इसी डाल्टन की थ्योरी पे जो एलिमेंट मिलता है उससे कंपाउंड बनता है और वही से सब कुछ यूनिवर्स में बना हुआ है। तो इसी थ्योरी के हिसाब से हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन आप जानते हो ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो भी क्या है? डाल्टन के थ्योरी पे ही बेस्ड है। ठीक है, डाल्टन ने कहा कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है? एटम है। एटम ही कंबाइंड करते हैं और मॉलिक्यूल या मैटर को, मॉलिक्यूल बनता है जो अल्टीमेटली मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने भी लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के वो सब के सब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे ही बेस्ड, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे ही बेस्ड। समझ गए आप लोग ना। और एटम है क्या? सबसे छोटा पार्टिकल। डाल्टन ने भी कहा था कि एटम जो होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल। इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। बट ये क्या है? गलत, दिस इज रॉन्ग, है ना। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल पार्टिकल है, यहां तक तो ठीक था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये भी ठीक था। बात उसने कहा इनडिविजिबल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, तो ये गलत है। अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर कैसे कैसे जो डिस्कवरी हुई है और जो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एटम का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि डाल्टन इसके बारे में बात किया था कि बिल्डिंग यूनिट है, समझ रहे हैं, किसी भी मैटर का। और साथ में क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसी पे बेस्ड है ना। सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, डाल्टन ने कहा था, बट ये गलत है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें पता चला है कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं। एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कैसे कैसे है ना। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, सीआरटी, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। तो फराडे ने, फराडे जो थे वो लगातार, आपने पढ़ा होगा कि माइकल फराडे ने ही सबसे पहले करंट के बारे में बात किया था, बॉल के बारे में बात किया था। तो फराडे लगातार ये डिस्कवरी कर रहे थे करंट के बारे में ना, नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब आप डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे और लो प्रेशर रखेंगे तो वहां पे भी करंट का फ्लो हो, वहां पर क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। तो अगर हम एक ट्यूब ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक ट्यूब ले लिया, ठीक है, एक ट्यूब ले लिया, ठीक है, और मान लीजिए इस ट्यूब में हमने इधर निगेटिव प्लेट लगा दिया, निगेटिव टर्मिनल, और इधर हमने लिया पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। और यहां हमने बैटरी, बैटरी हमने बहुत सारा ले लिया, हाई वोल्टेज, है ना, ये हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज आप कह सकते हो 10,000 वोल्ट, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ आपको गैस है, ये गैस है, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर है 1 mm Hg के आसपास। प्रेशर कितना है? 1 mm Hg, लो प्रेशर। अगर आप लो प्रेशर पे गैस लेते हैं 1 mm Hg और हाई वोल्टेज लेते हैं
तो आपको दिखाई देगा कि कुछ पार्टिकल जो है वो इधर से इधर ऐसे क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। निगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, कैथोड, कैथोड बोलते हैं। और जो ये रे ट्रेवल करता है ना, इधर से कैथोड से एनोड के साइड है ना, निगेटिव साइड से निकल के जो रे ट्रेवल करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे। दिस इज कॉल्ड एज कैथोड रे। तो जो कैथोड रे ट्यूब है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब कहते हैं हम लोग। तो फैराडे ने कहा था कि जब आप लो प्रेशर लेंगे है ना और हाई वोल्टेज लेंगे तो करंट गैस के थ्रू फ्लो कर सकता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को जब कराया गया, जब हाई वोल्टेज हमने लिया 10,000 वोल्ट हमने वोल्टेज लिया और वेरी लो प्रेशर लिया, तो हमने देखा कि हाँ भाई गैस के अंदर से क्या हो रहा है, कुछ रे का फ्लो हो रहा है, बेसिकली करंट का फ्लो हो रहा है। इसको हमने क्या कहा, कैथोड रे कहा। अब ये जो कैथोड रे था हमारा, वो कौन से नेचर का था, निगेटिव नेचर का, निगेटिव पार्टिकल्स, निगेटिव पार्टिकल्स। और इन्हीं को आगे क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। ठीक है, ये जो निगेटिव पार्टिकल इन्हीं को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। ठीक है, और सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो है क्या, ये पार्टिकल, इसका मास क्या होगा, चार्ज क्या होगा। सबको पता था कि निगेटिव पार्टिकल है, आखिर इस इलेक्ट्रॉन का हाल चाल क्या होगा, क्या मास होगा, क्या चार्ज होगा, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया था जे थॉमसन ने। तो ये हम लोग का कैथोड रे था, है ना। अब हम लोग आगे चलेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे आप समझ गए होंगे, ये कैसे ट्रेवल करता है, देखिए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन इसका पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, किधर से किधर, कैथोड टू एनोड, समझ रहा है। जब हम लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज लेते, ठीक है। और ये किस चीज का बना होता, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रे मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, या पहली बार इसको किसने कंसीडर किया कि हाँ भाई ये पार्टिकल है, तो है क्या एक्चुअली, इसके बारे में किसने बताया, जे थॉमसन। ठीक है, तो अब हम लोग वही चलते हैं, जे थॉमसन के मॉडल में चलेंगे कि आखिर जे थॉमसन ने क्या बताया। ठीक है, तो जे थॉमसन, जो जे थॉमसन है ना, जे थॉमसन, इन्होंने क्या किया था, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास बताया था, चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो किसका, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने कहा था कि ये कितना आएगा, 1 देखो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, चार्ज के साथ लिखोगे तो तुम माइनस इसको लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड कहोगे तो केवल लिखोगे 1.7 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी, यूनिट पे ध्यान देना, कूलाम पर केजी। तो ये जे थॉमसन ने बताया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास बताया था। ठीक है ना, कूलाम पर केजी, ये जे थॉमसन। इसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सब नहीं पूछेगा, बस पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता, तो हम बताएंगे कितना होता है। ठीक है, और ये किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। इसलिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। उसी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, निगेटिव पार्टिकल, और उसका चार्ज बाई मास का ये हालचाल है। ठीक है, फिर अब उन्होंने चार्ज बाई मास बताया था, न तो चार्ज बताया था, न तो मास बताया था। ठीक है, तो बात ये होती है कि आखिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिर किसने बताया है? तो एक और साइंटिस्ट थे मूलिकन। कौन थे, मूलिकन। मूलिकन जो थे, मूलिकन है ना, इन्होंने विद द हेल्प ऑफ आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कौन से ड्रॉप, है ना, एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था इनका, आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चार्ज बताया इलेक्ट्रॉन का, चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा ये कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूलिकन ने बताया, स्पेसिफिक चार्ज किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया। तो दिस इंप्लाई दैट आप मास नहीं निकाल लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे कि हाँ आपको चार्ज बाई मास पता, उसमें चार्ज आपको पता ही चल गया, तो आप मास भी निकाल सकते हैं, है ना।
और जब आप मास निकालेंगे तो जो मास हम लोग का आता है इलेक्ट्रॉन का, वो हम लोग का कितना आता है, ध्यान दीजिएगा, 9.1 into 10 की पावर -31 kg। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। फिर लेटर ऑन बाद में हमें ये पता चला कि एटम में और भी पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स होता है। तो एक और रे के बारे में पता चला, कैनाल रे। कैनाल रे, और कैनाल रे की मदद से हमने किसकी डिस्कवरी की, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किया। कैनाल रे की मदद से हमने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चार्ज इसका भी कितना होता है, प्लस 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और मास इसका होता है 1.67 10 की पावर -27 kg। तो हमने प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया। लेटर ऑन चैडविक ने, चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और पार्टिकल के बारे में डिस्कवरी किया, न्यूट्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में। और इसका चार्ज 0 होता है, चार्ज 0 होता है इसका, और मास इसका इतना ही होता है प्रोटॉन के बराबर, 1.67 10 की पावर -27 kg इसी के बराबर। ठीक है, चार्ज 0 होता है। दिस इज न्यूट्रॉन पार्ट। ठीक है ना, चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट की मदद से, है ना, जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं यहाँ, पॉजिटिव आयंस, है ना। तो जो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट है उसकी मदद से हमें ये पता चला कि एक पॉजिटिव पार्टिकल भी एटम है, वो क्या है, प्रोटॉन्स है, उसका मास और चार्ज पता चला। फिर चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया। ठीक है बच्चा, ये सब हमने सीख लिया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर एटॉमिक मॉडल, एटम की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई ना, बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो जो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक मॉडल जो हमारे पास था वो जे थॉमसन का था। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग, प्लम पडिंग, प्लम पडिंग मॉडल। ये एटॉमिक मॉडल है, दिस इज एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। इसमें कहीं कहीं क्या है, निगेटिव पार्टिकल्स है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, हर जगह पॉजिटिव पार्टिकल है, और कहीं कहीं इसमें क्या है, निगेटिव पार्टिकल, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इसी को हम बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इलेक्ट्रॉन, इस मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल की खास बात यही थी कि ये कहता था इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जस्ट लाइक तरबूज, तरबूज देखा हो ना, वाटरमेलन तरबूज, उसको उसका सीड्स होता है ब्लैक ब्लैक, तो सीड्स को इलेक्ट्रॉन समझ लो, उसका जो रेड पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर समझ लो, प्रोटॉन समझ लो, है ना। तो उसने कहा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तरबूज टाइप का, वो जिसको हम लोग खाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर समझ लीजिए। जो बीज है तरबूज का जो ब्लैक ब्लैक होता है वैसे ही समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन्स उसमें जहां तहां होता है। ठीक है, इस मॉडल को हम लोग प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं। और हम बोलेंगे यहाँ पे इस मॉडल को किसने कहा था, तो जे थॉमसन ने बताया था। खास बात की थी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बस काम खत्म। ठीक है, अब अगला मॉडल जो हमारा एटॉमिक मॉडल आता है वो रदरफोर्ड का आता है। ये तो हम लोग का हो गया प्लम पडिंग मॉडल, समझ लिए हम लोग। अगला मॉडल जो है वो रदरफोर्ड का है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड। न्यूक्लियस डिस्कवरी करने वाले नहीं था। और इन्होंने क्या किया था, अल्फा
अल्फा में आप लोग जानते हैं क्या होता है, हीलियम प्लस 2। हीलियम प्लस 2 क्या है, हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियाई ऑफ, न्यूक्लियस से लिख देता हूं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये अल्फा रे कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इसने कहा कि जब अल्फा रे को आप बम्बार्डमेंट कराएंगे गोल्ड फाइल, पतला सा गोल्ड फाइल, उसने कहा अल्फा रे को, तो गोल्ड फाइल में एटम्स को दिखा रहा हूं, कोई भी मैटर जो हो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। तो जो गोल्ड का पतला पत्ती लेंगे ये गोल्ड फाइल है, गोल्ड फाइल है। किसी भी अगर हम पतला पत्ती लेते हैं किसी भी चीज का, मेटल का, तो एटम से मिलकर बना है ना, उसमें अल्फा रे को गोल्ड एटम्स दिखा रहा हूं, एटम्स इस तरह से एटम से मिलकर गोल्ड फाइल बना हुआ है। तो जब रदरफोर्ड ने अल्फा रे को बम्बार्ड कराया गोल्ड फाइल से, तो उसने देखा कि अल्फा रे डायरेक्टली पास कर जा रहा है, ये डायरेक्टली क्या होगा, उसने बहुत सारे अल्फा रे को भेजे तो मैक्सिमम अल्फा रे क्या हो गया, पास कर गया डायरेक्टली, पास डायरेक्टली, है ना। इसमें से कुछ अल्फा रे हो टकरा के क्या हो गया, वापस आ गया, और कुछ डिफ्लेक्ट भी कर गया, कुछ क्या कर गया, डिफ्लेक्ट। तो देख रहा था कि मैक्सिमम अल्फा रे डायरेक्टली पार कर गया, कुछ डिफ्लेक्ट कर गया, और कुछ लोग क्या है, रिटर्न बैक हो गया। तो उसने इसको समझना शुरू किया, बार बार एक्सपेरिमेंट को करके, और फिर उसने नतीजे पहुंचा, इसी को बड़ा करके देखा एक आध एक्सपेरिमेंट को। तो उसने कहा कि एक्चुअल हालचाल कुछ इस तरह से, एक्चुअल हालचाल कुछ इस तरह से, हाँ, कि एटम का कुछ इस तरह का हालचाल है कि एटम में कुछ पॉजिटिव स्पेस है, अल्फा ऑलरेडी आपको पता पॉजिटिवली चार्ज है, और जो मैक्सिमम अल्फा रे सीधे निकल जा रहे हैं, ऐसे मैक्सिमम अल्फा रे सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ अल्फा रे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एक आध अल्फा रे, वेरी फ्यू अल्फा रे क्या हो रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है। वो इसने एक्सपेरिमेंट को जब बार बार किया तो इस कंक्लूजन में पहुंचा कि मैक्सिमम अल्फा रे पासेज डायरेक्टली, फ्यू डिफ्लेक्टेड एंड वेरी फ्यू रिटर्न बैक कराता है ना। 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से एक जो है वो रिटर्न हो रहा था, रिटर्न बैक, 20,000 में से एक जो है रिटर्न बैक हो रहा था, मैक्सिमम सीधे पास हो रहे थे, कुछ डिफरेंट हो रहा था। तो उसने अच्छा अगर एक टकरा के वापस आ गया, अब देखो अल्फा रे कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है कौन सा, अल्फा है। अगर टकरा के वापस आ गया मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पार्ट होगा तभी ना, नेगेटिव पार्ट होगा तो चिपक जाएगा। तो इस हिसाब से उसने बताया कि जो एटम है, जो किसने बताया था ना, ये उसका एक्सपेरिमेंट फाइनल था, तो उसने कहा कि जो एटम का है हालचाल वो इस तरह से कुछ नहीं होगा जैसा किसने बताया है, जे थॉमसन ने बताया। उसने कहा कि एटम हैज न्यूक्लियस, उसने इसी का उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। एटम हैज न्यूक्लियस, जहां पे क्या है, एटम का सारा मास है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो आप कह सकते हैं एटम हैज न्यूक्लियस, एटम हैज न्यूक्लियस वेयर all mass of atom present and it is positively charged, positively charged। तो एक ऐसा होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसने कहा कि एटम के पास न्यूक्लियस है जहां पर एटम का सारा मास है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, एंड मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। उसने कहा कि एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी, इसलिए कैथोड रहेगा और डायरेक्टली पार कर जाएगा। मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम एम्प्टी, इसलिए मैक्सिमम कैथोड डायरेक्टली पार कर जा रहा है। सेंटर पे क्या है, एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज और मास है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, उसी से टकरा के कुछ अल्फा रे क्या है, वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने एटम में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कैसे एक्सपेरिमेंट किया था मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, और न्यूक्लियस का क्या उसने डिफिनेशन दिया हमने आपको बता दिया। रदरफोर्ड का लोग एटॉमिक मॉडल पे चलते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे चलते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किसकी की थी, और रदरफोर्ड के हम लोग एटॉमिक मॉडल पे चलते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव पार्ट को उसने क्या कहा, न्यूक्लियस। अच्छा, एटम इलेक्ट्रॉन होता है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके जे थॉमसन। तो पूछा गया उससे, ठीक है न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव पार्ट की लड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरह से
घूम रहा है अराउंड एटम, एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो रहा है, घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में एटम के अराउंड घूम रहे हैं, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, जैसे सन के अराउंड सारे प्लेनेट घूमते हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अराउंड घूम रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, यही किसका मॉडल था, एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का। सेंटर में न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये रदरफोर्ड का मॉडल है ना। अब उसे बोला गया कि ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, और उसका देखते हैं उसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक उसका क्या था, ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का, तो स्टेबिलिटी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। जैसे उनसे कहा ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गोल में घूम रहा है, लेकिन कब तक घूमेगा, कोई पार्टिकल जब घूमेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जब उसकी एनर्जी कम होगी तो अल्टीमेटली वो कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन घूमा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन घूमेगा, जब एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नॉट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन है ना, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम था उसको एक्सप्लेन नहीं करता, नॉट एक्सप्लेन है, ये उनका ड्रॉबैक। हमें नहीं सिद्धांत था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो आखिर न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा, गिर जाएगा तो खत्म हो जाएगा आपका मॉडल, तो आगे ऐसा क्यों नहीं बना, ये रदरफोर्ड बता नहीं पाया। ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, पढ़ाई में 2-3 टर्म है ना, उस टर्म को हम लोग आगे पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि आखिर रदरफोर्ड जो थे वो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए, और आखिर इसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत क्या आ रही है, समझ रहा है। तो एक्चुअली इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा है ना, या कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया, तो इसको बोर्स ने एक्सप्लेन किया था, उसके लिए हम लोग एक टॉपिक और पहले भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम एक्चुअली समझ पाएंगे कि एटम कैसे स्टेबल होता है। ठीक है, फेल्योर तो हम समझ गए, तो उसके लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये टॉपिक है, इसको जब हम लोग पढ़ लेंगे तभी हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आखिर एटम स्टेबल है, और रदरफोर्ड क्यों इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्यों बोर्स ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी जो थी, कॉन्सेप्ट तो मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल है ना। अच्छा, मैक्सवेल ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहां पे कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एक्स में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई में मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के परपेंडिकुलर जेड में दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी आपको जानता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो रदरफोर्ड ने एक वेव, सॉरी मैक्सवेल ने एक वेव के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव की खासियत की थी, क्या थी, यहाँ ये क्या होता है इसमें, ओसिलेटिंग, आप कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ई आर परपेंडिकुलर टू each other and velocity perpendicular, ये देखो perpendicular लिखा, this is perpendicular and velocity perpendicular to both, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेटिंग होता है, घूमता हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बोथ, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। वैसा वेव जहां पे एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वाई में मैग्नेटिक फील्ड हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट,
उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत ये होती है कि ये बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकता है। बिना मीडियम के क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है ना, विदाउट मीडियम, ट्रेवल विदाउट मीडियम, ट्रेवल्स विदाउट मीडियम। और भी वेव होता है, साउंड वेव आपने सुना होगा, तो साउंड वेव जो है उसको मीडियम चाहिए होता है, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जो बिना मीडियम के ट्रेवल करता है, और इसमें इसकी खास बात यही है। और इसके बारे में बात किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, अब बात यह है कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमको कैसे वहां रिलेट करना, तो या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैक्सवेल ने बताया था बस वही है क्या? तो नहीं। जैसे एटम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया, डाल्टन ने बताया, थॉमसन ने बताया, उस तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बताया। एक तो हमने पढ़ लिया मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट क्या था। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सबसे लेटेस्ट है, वो हम लोगों का है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम कॉन्सेप्ट, प्लैंक क्वांटम कॉन्सेप्ट या थ्योरी भी कर सकते हो। हाँ, अब ये कहता है, प्लैंक क्वांटम कॉन्सेप्ट ये कहता है, थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर मतलब वेव तो है बट पार्टिकल। ड्यूअल नेचर का मतलब वेव एंड पार्टिकल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर। उसने कहा कि जो ईएम वेव है, ईएम वेव मेड अप of a small energy packet, यह स्मॉल एनर्जी पैकेट के मिलकर बने, स्मॉल एनर्जी पैकेट कॉल्ड एज क्वांटम, स्मॉल एनर्जी पैकेट से मिलकर बने, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। एंड एनर्जी ऑफ क्वांटम, जो एनर्जी ऑफ क्वांटम होती है, दिस इज एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम। एनर्जी ऑफ क्वांटम की अगर आप बात करेंगे तो ये हम लोग का होता है hc/λ और h। जो एनर्जी ऑफ क्वांटम होती है वो हम लोग का hc/λ होता है या h होता है। ये किसने कहा था? प्लैंक ने कहा था। प्लैंक ने कहा कि नहीं भाई, इसका ड्यूअल नेचर, ये वेव और पार्टिकल दोनों है, और ये मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। और एक क्वांटम एनर्जी क्या होती है? hc/λ या h होती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे ये सब क्या क्या है ना, तो आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो यहाँ जो है हमारा न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा आप लोग जानते होंगे वेवलेंथ है, और एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.634 10 की पावर -34 625 होता है, तो जूल into सेकंड। ये इसकी रेट होती है 6.625 10 की पावर -34 जूल into सेकंड। ये यूनिट होती है 6.625। ठीक है, 6.6 लेकर हम लोग चलते हैं, जूल into सेकंड एच की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें हम पहले छोटे मोटे काम तो सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग ठीक है। तो यहाँ से हमको कुछ चीज को क्लियरली दिख ही गया है, कुछ चीज तो हमको क्लियरली दिख गया है कि E जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? E प्रोपोर्शनल टू म्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। C क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हमको पता है कि अगर हम म्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी और लैम्डा क्या होगा? घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इक्वेशन कितना तो दिख ही गया है। उन्होंने छोटे मोटे सवाल इसको कर लेते हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। If lambda is 10 angstrom, find energy and frequency. तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। If lambda is 10 angstrom, find energy and frequency. तो सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ। तो
तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि लेमडा हमारा कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 × 10 की पावर -10 मीटर। ये हमारा हो गया था। अब अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी बराबर क्या होता है, Sc बाय लेमडा। और एच की वैल्यू सबको पता है, 6.6 × 10 की पावर -34। और सी मैंने ऑलरेडी बताया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वहां लिखा था वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो सबको पता है कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 10 × 10 की पावर -10। तो इसको आप लोग चाहिए तो सोल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो सोल्व करने पे आएगा वो हम लोग का आएगा 1.98 × 10 की पावर ना। यहां से ये 9 हो जाएगा, 9 और 18 कितना हो जाएगा, 17। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 17 में से 17 चला जाएगा, एक जीरो है तो एक और कम हो जाएगा, 16 जूल हो जाएगा। 19.8 आएगा तो घटाएंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग का एनर्जी आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग यही फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है बताइए, है ना, C बाय लेमडा हो जाएगा। होगा सही है। देखिए एनर्जी बराबर Sc बाय लेमडा कहो चाहे h म्यू कहो, अभी मैं बताया हूं, इसको घटा लो तो दिस इंप्लाइड दैट म्यू बराबर क्या हो जाएगा, C बाय लेमडा हो जाएगा। C बाय लेमडा होगा ना बच्चा। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। 3 × 10 की पावर 8 और बटे में 10 × 10 की पावर -10 ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर 17 और यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, सब लोग जानते हैं, हर्ट्ज। 3 × 10 की पावर 17 हर्ट्ज। इस तरह का सवाल आएगा तो कर लेंगे। एक दो सवाल और हम लोग कर लेते हैं जो आए हुए हैं, जो आए हुए सवाल है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। उनका और सवाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक उल्टा सवाल अब कर लेते हैं। क्वेश्चन का लिख रहा हूं, इफ energy of quantum is 6.6 × 10 की पावर -18 जूल, find mu and lambda। find mu and lambda। उल्टा सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका भी लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एनर्जी बराबर क्या होता है सबको पता है, Sc बाय लेमडा होता है। ठीक है, अब एनर्जी कितनी थी, पहले h म्यू से निकाल लेते हैं ना, h म्यू से लगा लेते हैं, पहले म्यू निकाल लेते हैं इसका। तो एनर्जी हमारी कितनी दी है, 6.6 10 की पावर -18। ये होता है 6.6 10 की पावर -34 और साथ में म्यू। अब इसको कटा लो यार, इससे इसको भी कटा लो यार, तो म्यू कितना आ जाएगा, 10 की पावर 16 हर जाएगा कि नहीं आएगा। ये मत पूछना कैसे, तो कैलकुलेशन की। अभी तुम पढ़े हो कि म्यू बराबर क्या होता है, C बाय लेमडा होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, C 3 × 10 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 16 बराबर 3 × 10 की पावर -8 मीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमने लेमडा भी निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाल लिया। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल एग्जाम में आते हैं, और अगर छोटे मोटे सवाल आएंगे तो हम लोग इसको कर लेंगे, है ना, क्योंकि आसान सवाल ही आते हैं। अब हम लोग इस पे आगे चलेंगे, है ना, क्योंकि इतना हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग इसमें थोड़ा आगे चलेंगे, है ना, कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसका ड्यूअल नेचर क्यों उसने कहा। तो इसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था। इन सब एक्सपेरिमेंट से आपको ड्यूअल नेचर पता चलेगा। तो उसमें जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके कैसा नेचर है, ड्यूअल नेचर। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहानी ये होती है कि ये एक्सपेरिमेंट, इसको जो है पहली बार H. हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उसने इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन आइंस्टीन ने किया था। तो आइंस्टीन का ही हम नाम लेंगे। आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन ने कहा कि अगर कभी भी मेटल, ये मेटल सरफेस दिस इज मेटल सरफेस और ये हमारा क्या है, एटम है। तो और ये हमारा लाइट हमारा कैसा वेव है, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोग जानते हैं,
कि लाइट हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होती है, एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी होती है, एससी बाई लैम्डा। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसके पास एनर्जी होती है एससी बाई लैम्डा, ठीक है। तो अगर लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरेगा तो जो मेटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर चले जाएंगे। एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होता है, आप पढ़ेंगे, एटम में इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और फिर ये क्या करेगा, मूव करेगा, और उस वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। समझ रहा है? तो इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका सिंपली मतलब है लाइट फॉल्स on metal and current produced लाइट किस पे गिरता है, मेटल पे गिरेगा और क्या बन जाएगा, करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ये इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। अब भाई कैसे, तो आपको समझ रहे हैं, लाइट मेटल पे गिरेगा, मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्री मोशन होगा उसी को करंट बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। तो लाइट फॉल्स ऑन मेटल, करंट प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो बात यह है क्या कि कभी भी लाइट गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा क्या, नहीं। जब भी लाइट गिरेगा तो कुछ एनर्जी आपको देना पड़ेगा, ताकि भाई जैसे एटम है तो एटम का कुछ इस तरह का हाल चाल है, एटम में न्यूक्लियस और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कोई लाइट गिर के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो न्यूक्लियस ने एटम को पकड़ रखा ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बॉन्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी ना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो लाइट को उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड टूट जाए, न्यूक्लियस से टूट जाए, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो लाइट को कुछ मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। समझ रहा है? तो मैं लिख दे रहा हूं, सम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron, some minimum energy required to remove electron, and this, और ये जो this energy is called, and this energy is called as work function, work, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो कम से कम एनर्जी जो है इसकी, ये जो एससी बाई आप लेमडा की बात कर रहे हैं, ये जो किसकी एनर्जी है, लाइट की एनर्जी ऑफ जो लाइट है या ईएम वेव है, ईएम वेव, इसको लाइट भी तुम कह लो, लाइट, क्योंकि लाइट जो है ईएमएफ है, तो एनर्जी ऑफ ईएम वेव पहुंच है, इसको तुम लाइट में कर सकते हो, लाइट, LIGHT, लाइट, है ना। ये कम किसके बराबर होना चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम रहेगा तो फिर नहीं, बल्कि इससे, है ना, ग्रेटर देन, तुम ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, है ना। अगर एनर्जी ऑफ लाइट वर्क फंक्शन से क्या है, बराबर या उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 50 चाहिए एनर्जी, और हमने 50 एनर्जी दिया तो बाहर निकल जाएगा, 100 दिए तो 50 से बाहर निकल जाएगा, 50 रख मिलेगा, 50 की जगह 25 दिए तो बाहर ही नहीं निकल जाएगा, 50 कम से कम हमें देना पड़ेगा, ज्यादा देंगे तो और अच्छी बात, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, वर्क फंक्शन का डिफिनेशन होता है। अब अगर हम उतना ही एनर्जी देते हैं कि जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, अगर हम उतना ही एनर्जी देते हैं कि जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, यानी इफ अगर E बराबर हम बोल देते हैं W, और E का मतलब क्या हो गया, एससी बाई लेमडा, तो लेमडा 0 कहो, और इसी को तुम H म्यू 0 भी कर सकते हो, बराबर W। जितना ही तुम एनर्जी दोगे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या बाहर आ जाए, तो उसके लिए कम तुम E बराबर W करना होगा, और E को तुम क्या कर सकते हो, एससी बाई लेमडा कहो चाहे H म्यू नॉट कहो। अगर इसको W के बराबर कर रहे हो तो यहाँ जो लेमडा या जो म्यू होता है इसको लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, यानी लेमडा 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और म्यू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो वो लाइट का वो वेवलेंथ या वो फ्रीक्वेंसी जो जस्ट वर्क फंक्शन के बराबर हो या जस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बाहर निकाले, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हम लोग समझ गए होंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कम से कम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, W, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, W को वर्क फंक्शन। और उतना ही एनर्जी हम देंगे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और म्यू को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये टर्म हम लोग समझ गए। अब हम लोग इक्वेशन पे आते हैं कि आखिर इक्वेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आखिर इक्वेशन क्या है, हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आखिर इक्वेशन क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन आखिर ये होता है। तो जो भी लाइट आप गिराएंगे उसमें से कुछ एनर्जी कहां चली जा रही है, वर्क फंक्शन, और जो बची हुई एनर्जी है वो कहां चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए हमने 100 एनर्जी दिया, 50 वर्क फंक्शन में गया तो बाकी 50 कहां चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। इसी इक्वेशन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहते हैं। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं SC बाय लैम्डा बराबर SC बाय लैम्डा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H म्यू बराबर H म्यू, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक आध सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसमें चलेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन आप समझ गए होंगे कैसे कैसे है हमारे। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ वैल्यू बता दूंगी। एक चीज है ना कि HC की वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। H की वैल्यू आप जानते हैं, H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। जिसको दूसरी यूनिट में वैल्यू बता रहा हूँ, तो HC की वैल्यू हम लोग याद रखना है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू नैनोमीटर। ये हम लोग को याद रखना है। इससे फायदा क्या होगा, एनर्जी हमारा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमको याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये एनर्जी का यूनिट है। और SC का डायरेक्ट वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू नैनोमीटर। तो ये हम लोग दोनों याद रखेंगे ताकि हमारा सवाल जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन हम लोग एक लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे लाइट ऑफ वेवलेंथ 48 nanometer falls on meter where kinetic energy of emitted electron is 2 electron volt. Find. आपको पहला बताना है W, और दूसरा आपको बताना है लैम्डा 0, और तीसरा आपको बताना है म्यू 0। तीनों आपको बताना है, तीनों चीज आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लेते हैं। हम सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेंगे। तो E बराबर क्या होता है, W प्लस K। अभी की वैल्यू हम लिखेंगे 1240 डिवाइडेड बाय 248। समझ रहे 248। ठीक है, और बराबर W हमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी वो दिया हुआ है। देखिए ये कटाएंगे तो 5 आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से W हमारा क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। पहला पार्ट हो गया। और देखिए नैनोमीटर था ना, तो एक फायदा था, डायरेक्ट नैनोमीटर आएगा। ठीक है ना, तो 1240 अगर SC की वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो W हमारा हो। अब आगे हमको निकालना था लैम्डा 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा, SC बाय लैम्डा 0। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 0 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1240 SC की वैल्यू और बटेंगे 3 कर लीजिए, तो ये हमारा नैनोमीटर में आ जाएगा। ये हमारा नैनोमीटर में डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अगर ये आ गया तो म्यू 0 हम लोग को पता है, C बाय लैम्डा 0। तो दिस इंप्लाइज दैट C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा 0 की वैल्यू कितनी है, 1240। 3 को ऊपर ले लीजिए, और ये नैनोमीटर है तो 10⁻⁻9। नैनोमीटर बराबर आप लोग जानते हैं, उसको मीटर में चेंज करें तो 1240/3 नैनोमीटर।
और ये इतना हद जा जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, मैं सोल्व नहीं करूँगा, ठीक है ना, टाइम जाएगा तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया। एक सवाल और मैं इस पे करा देता हूँ, है ना, एक और हम लोग कर देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ सर, है ना, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 nanometer Hz and threshold wavelength lambda 0। ये lambda 0 क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, threshold wavelength इसको बोलते हैं, इज 620 nanometer, 620 nanometer। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड, आपको बताना क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी दोनों आपको बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लिख लेते हैं, S3 बाय लैम्डा बराबर S3 बाय लैम्डा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो S3 बाय लैम्डा हो जाएगा 1240 248, ये हो जाएगा 1240 प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको घटा दो ऐसे तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। पहला पार्ट तो बन गया। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जूल में चेंज कर लेगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, v² बराबर 3 1.6 into 10 की पावर -19 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 की पावर 31, ये v² हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर है ना, मैं एक साथ इन दोनों को लेता हूँ, 6 into 1.6 10 की पावर -19 into 9.1 into 10 की पावर +31 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लंबा कैलकुलेशन ऐसा सवाल आता नहीं, बट एनसीईआरटी में किया तो मैंने आपको बता दिया ऐसा सवाल एग्जाम में कब आता है, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने समझ लिया है कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता है, कलर का होता है ग्रुप ऑफ कलर और बैंड ऑफ कलर, बैंड ऑफ कलर, बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है ना, बैंड ऑफ कलर, कलर या है ना जो एटम होते हैं उन्हीं के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम जिसका रूप है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, इससे सवाल अक्सर पूछना, तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले इसमें होता है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, उसके बाद इसमें होता है गामा रे, गामा, देन होता है यूवी, यूवी रे, देन होता है विजिबल, विजिबल रे। विजिबल रे के अंदर में कौन आता है आप लोग जानते होंगे, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, उसके बाद होता है इंफ्रारेड, देन माइक्रो, देन। तो यही हमारा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है इसका ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। इसमें जिसका जो होता है हाईएस्ट एनर्जी है ना, इधर से इधर जाओगे तुम तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी क्या होता है, घटता है। अच्छा तुम पढ़े हो ना कि एनर्जी बराबर क्या होता है, ई बाई लैम्डा, उल्टा होता है, ई एनर्जी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इधर से इधर जाओगे तो एनर्जी क्या हो रहा है, इधर से इधर बताओ घट रहा है, और इधर आओगे तो कौन घटेगा, इधर आओगे तो क्या होगा, लैम्डा या वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज। तो ध्यान देना तुम सारे बच्चे ना,
कोई पूछेगा कि सब भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो स्पेक्ट्रम होता है उसके कौन कौन से कैसे कैसे होता है, एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कॉस्मिक गामा, तो यहाँ छूट जाता है, एक्सरे भी होता है वो छूट जाता है, एक्सरे भी होता है, यूवी होता है वो छूट जाता है, याद आ गया कौन सा, कॉस्मिक गामा एक्सरे यूवी रे विजिबल इनका माइक्रो एनर्जी। अच्छा वेवलेंथ सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा रेडियो, उससे कम माइक्रो, उससे कम इंफ्रा, देन विजिबल, देन यूवी, देन एक्सरे है, देन गामा रे, देन कॉस्मिक। ठीक है, तो एनर्जी और वेवलेंथ का ट्रेंड था। ये हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ग्रुप ऑफ वेव कहो चाहे काइंड ऑफ ग्रुप कहो। ठीक है, तो अगली क्लास में लोग आगे आएंगे तो आगे वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। इसके पहले हमने रदरफोर्ड में पढ़ लिया था, क्या दिक्कत उनके साथ है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। तो बोर्स ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, बोर्स ने ये कहा था कि किसी रिएक्टर के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन ये स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है। किससे घूमता है, फिक्स्ड ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना। ये स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है, घूमता रहता है, स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट, है ना। ये स्टेशनरी ऑर्बिट घूमता है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, समझो, यहाँ फिक्स रहता है, समझ रहा है, यहाँ फिक्स रहता है। स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स है, फिक्स एनर्जी, है ना, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी, 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 फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में घूमता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। इस वजह से जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी एनर्जी कम नहीं होती है। बोर्स ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट, समझ रहे हैं। अब बात ये होती है कि आखिर स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट हम किसको कहेंगे। बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट और फिक्स्ड ऑर्बिट्स, दैट्स व्हाई उनके घूमने की वजह से, मोशन की वजह से एनर्जी कम नहीं होती। अब बात यह आती है कि व्हाट इज स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट। तो बोर्ड ने यह कहा कि दोज ऑर्बिट आर स्टेशनरी where angular momentum of electron is quantized। उसने अब ये कहा था in this orbit, in this orbit, 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 angular momentum of electron are क्वांटाइज्ड। उसने कहा था कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में, हिंदी में स्टेशनरी ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट वो होगा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। अब जो एंगुलर मोमेंटम एल होता है उसको हम लोग दिखाते हैं एमवीआर से, यही हम लोग का एंगुलर मोमेंटम है। एल जो है वो हम लोग का एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और एल बराबर क्या होता है, एमवीआर, है ना, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। आर हमारा रेडियस है और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रेडियस है। अब ये क्वांटाइज होगा तो एमवीआर बराबर क्या होगा, एमवीआर बराबर क्या होगा, NH अपॉन 2। यही क्वांटाइजेशन का इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, quantization of angular momentum, angular momentum, quantization of angular momentum के लिए बोर्स ने इक्वेशन दिया था कि mvr बराबर क्या होगा, NH अपॉन 2 होगा। यहाँ पे m हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर क्या है, आर इज रेडियस, रेडियस एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। एच आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। तो इसी इक्वेशन
को बोर्स ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, इसीलिए नीचे नहीं गिरता है ना। अब स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, तो यहाँ पे जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है, L बराबर mdr होता है, mdr बराबर nh/2π होता है। सब लोग समझिए हो क्या फोर्स का कॉन्सेप्ट है और क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, ठीक है ना। क्यों आखिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नहीं गिरता है या क्यों एटम स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है। स्टेशनरी ऑर्बिट हम किसको कहते हैं, जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, ठीक है। अब बोर्स ने क्या कहा था, बोर्स ने कुछ डिराइव किया था हाइड्रोजन एटम के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ना। बहुत सारे बोर्ड में रिलेशनशिप निकाले थे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इक्वेशन को मैं छोड़ देता हूं। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, for hydrogen like atom, for hydrogen like atom, or hydrogen like link नहीं like, or hydrogen like atom, both determine so many parameters, बहुत सारे पैरामीटर्स को बोर्स ने क्या किया था, निकाला था। किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम। उसने कैसे निकाला था, आपको हम बता दे रहे हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब आपका यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। वैसे लोग जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्पीसीज, समझ रहे। तो 1 इलेक्ट्रॉन या वो कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कर लो या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर लो, ज्यादा सही। कोई भी इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो, आयंस हो, एटम हो, कुछ भी, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि बोर्स ने कैसे डिराइव किया। तो उसने कहा कि देखो यार, मान लो सेंटर में हमको पता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली, है ना। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, तो इसमें पहला कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कितना होगा, K सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग जानते हैं K Q1। न्यूक्लियस का चार्ज कितना, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है ये हम लोग का, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन होगा। ये प्रोटॉन का नंबर हो गया, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो प्रोटॉन का नंबर है उसका चार्ज, ठीक है। और साथ में इंटू E और बटे में R²। ये कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो फोर्स चाहिए ना घुमाने के लिए, इसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गोल गोल घूमता है। और यही फोर्स कौन से फोर्स को जनरेट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं, दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना नीचे लिख देता हूं, इक्वल टू md²/r। md²/r ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल, बराबर कर रहा हूं, बराबर md²/r। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स ना। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या इसमें यूज करेंगे, हाँ दूसरा हम लोग यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दूसरा हम लोग यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mdr बराबर nh/mdr। दिस इज सेकंड इक्वेशन। पहला हम लोग का है K Q1 Q2 बटे R², ध्यान दीजिएगा, दिस इज R², K Q1 Q2 बटे R², समझ रहा। और दूसरा हमारा md² है यार। अभी दोनों इक्वेशन की मदद से हम बहुत सारा चीज को डिराइव कर सकते हैं, वेलोसिटी, रेडियस, बहुत सारा चीज है ना। एक मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ, बाकी सब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। एक मैं डिराइव करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा किया जाए, यहां से रेडियस की वैल्यू निकाल के यहां रख दिया जाए। तो पहला इक्वेशन हमारा है क्या, K JD E और बटे में R² बराबर md²/r। R आपको कटा दीजिए, और R की वैल्यू आप यहां से अगर आप R की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, R की वैल्यू आप रख दीजिए K JD E md² और बटे में R की वैल्यू आप यहां से क्या रख दिए, ये रख दीजिए यहाँ पे NH। md नीचे जाएगा ना, ये ऊपर में हो जाएगा md, और साथ में क्या हो जाएगा, ये 2π into md, है ना। ये R की वैल्यू हमने लिखी है, किसकी वैल्यू लिखी है, R की हमने वैल्यू लिखी है, ठीक है। R की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे अच्छे से, 2π into md, ठीक है।
2 पाई इंटू एम। आप देख रहे होंगे कैसे कैसे हमने लिखा है ना। हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकाली है, आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम भी होगा, एन एच हो गया और 2 पाई एम भी पड़ेगा, 2 पाई, समझ रहा, यही किए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वेलोसिटी सोल्व कर लेते हैं कि वेलोसिटी हम लोग का कितना आएगा, तो वी को घटा लेते हैं, वी को क्या करते हैं ऐसे घटा लेते हैं, एम को भी ऐसे घटा लेते हैं बच्चा, एक ही वी बचेगा और वी बराबर फाइनल क्या आएगा, जवाब देख लीजिए के टी स्क्वायर, जेड को बाहर कर देते हैं, इधर एच को रखते हैं और के टी स्क्वायर जेड को बाहर कर देते हैं और एम डी कटी गया साथ में 2 पाई, साथ में 2 पाई एच और इधर एन, तो ये भी आएगा क्या, देखिए यही आएगा, दिस इज एच, एन है और एच है, एन है और एच है, दिस इज एच एंड दिस इज एन, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, यही आ रहा है क्या जवाब, देखिए तो एम बी कट जाएगा ना, एम से एम कट गया, बी से बी कट गया, तो 2 पाई के जेडी स्क्वायर और साथ में यही आया कि नहीं आया। अब मुझे बताइए के का वैल्यू आपको पता है 9 × 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है 2 पाई पता है, एच का वैल्यू 100 का वैल्यू पता है, तो सबको बस केवल एटॉमिक नंबर और आपको नहीं पता, बाकी सबका वैल्यू आपको पता है। इसको आप सोल्व करेंगे तो v बराबर फाइनल आएगा कुछ इस तरह का आता है 2.2 10 की पावर 6 मीटर इंटू ZYN मीटर पर सेकंड, इस तरह से हमारी वैल्यू आती है ZYN। ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ सेल, ऑलरेडी बता चुका हूं, बोले ना, ये हमारा v का फाइनल वैल्यू आता है 2.2 10 की पावर 6 ZYN, ये हमारा वेलोसिटी आता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ना, क्लियरली आप देख रहे हैं कितने के लिए डिराइव किया गया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए डिराइव किया गया, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, यहाँ पे मैंने कैसे निकाला हमने आपको बता दिया है ना। अब जिस तरह से आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, जिस तरह से आपने वेलोसिटी निकाला उसी तरह से और भी पैरामीटर हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो कुछ और पैरामीटर जो बोर्स मॉडल में निकाले गए तो वो भी मैं लिख देता हूँ। रेडियस निकाला गया था 0.53 जेड स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर बटे में जेड, एन स्क्वायर बटे जेड, एन स्क्वायर, ये रेडियस निकाला गया था। इस तरह एनर्जी भी निकाला गया है बोर्स मॉडल में, एनर्जी है टोटल एनर्जी ये निकाला गया है -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को आप जूल में यूज करेंगे तो 2.2 10 की पावर -18 जूल, सॉरी जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, और ये चीज जूल में आ जाएगी, जूल, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है और जूल में ये एनर्जी है, ठीक है। साथ में और कुछ रिलेशनशिप है जो आप सब यहां से डिराइव कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। साथ में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 2 इंटू एनर्जी, 2 इंटू एनर्जी होती है, जो एनर्जी आ जाती है टोटल है, ध्यान दीजिएगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और 2 इंटू ई होती है, और जो हम लोग की काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम लोग होती है माइनस पी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बराबर +13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारे रिजल्ट आप याद रखेंगे। रेडियस का फार्मूला 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड इलेक्ट्रॉन, एनर्जी का आप दोनों याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में आप याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि सिर्फ कितने के लिए एप्लीकेबल होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है। एक छोटा सा सवाल अब मैं इससे करा देता हूं आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए। छोटा सा सवाल हम लोग बोर्स मॉडल पे कर लेते हैं, छोटे से सवाल हम लोग बोर्स मॉडल पे कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कैसे कैसे वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड ई टोटल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी फॉर थर्ड सेल इन हीलियम प्लस, थर्ड सेल इन हीलियम प्लस, थर्ड सेल इन हीलियम प्लस, हीलियम प्लस के थर्ड सेल में हम ये सब हम लोग को निकालना है। तो चलिए फटाफट निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ई टोटल निकालते हैं। ई टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहा हूं बराबर -13.6 जेड कितना हो जाएगा 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो 2 स्क्वायर
n कितना दिया है 3s², समझ ना, बोलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व कर लेना, ये 4/9 आएगा, सोल्व कर लेना, मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। चलो दूसरा, अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × E, ये हो जाएगा -13.6 × 4 × 9 × 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। देन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम लोग सबको पता है कि -E, तो जो ये वैल्यू वही प्लस में हो जाएगी, तो 13.6 × 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। देन रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है 0.53 n²/z, एंगस्ट्रॉम में होता है तो ये हो जाएगा 0.53 n², 3 का स्क्वायर, z कितना 2 एंगस्ट्रॉम। समझ गया कि नहीं समझ गया। देन वेलोसिटी में नहीं निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी हमारा क्या होता है 2.2 10⁻⁶ z/n, ये हम लोग का वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। इसी को सोल्व करोगे तो हो जाएगा 2.2 10⁻⁶, z की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमको नहीं लग रहा कि किसी पार्ट में आपको दिक्कत होना चाहिए, और इस तरह से हम निकालेंगे तो सब कुछ हमारा बोर्स मॉडल का निकल जाएगा, वेलोसिटी हो, रेडियस हो, जो भी चीज हो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सवाल था, मैंने करवा दिया था। हम लोग इस पे एक आध रिवर्स क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो वहां पे आता है, ठीक है ना। एक आध रिवर्स क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं बोर्स मॉडल। एक आध रिवर्स क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए ना। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप लोग सब लोग ध्यान देंगे ना। मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.2 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड ऑफ हीलियम प्लस। फाइंड नंबर ऑफ and energy of that cell. Find number of cell and energy of that cell. ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ सेल बताना है, एनर्जी ऑफ सेल बताना है, ठीक है ना। हम लोग इसको सोल्व करने चलते हैं सॉल्यूशन। तो आपको पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है 2.2 10⁻⁶ z/n, ये हमारा होता है। अब वेलोसिटी दी हुई कितनी है 2.2 10⁻⁶ दी हुई है, इधर 2.2 10⁻⁶ लिखेंगे। अच्छा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हीलियम प्लस है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 2 लिखेंगे, एन लिखेंगे, ऐसे हटा लीजिए इसको, है ना। तो आप क्लियरली दिस इंप्लाइज दैट एन बराबर क्या आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ सेल कितना आ गया 2 आ गया, नहीं आ गया। अब इससे हमको आगे एनर्जी भी निकालना है। एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है -13.6 z² और बटे में n² फॉर्मूला होता है, ये हम लिख लेंगे -13.6 z²। हम लोग को पता है z² कितना हो जाएगा बताइए 2 का स्क्वायर, और n² भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कटा लेंगे कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। आगे हमारा दोनों चीज आ गया। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल वहां आते हैं, आपको वेलोसिटी दे देगा, उससे कुछ पूछेगा, या रेडियस दे देगा, उससे कुछ पूछेगा। तो एक छोटा सवाल और कर लेते हैं, है ना, ताकि हम लोगों का काम हो जाए। एक जूल पे हम लोग और छोटा सवाल कर लेते हैं तो हम लोग का काम हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग बोर्स मॉडल पे कर लेते हैं ताकि हम लोग का काम खत्म हो जाए। क्वेश्चन हम लोगों का है एनर्जी ऑफ सेल इन हाइड्रोजन एटम। एनर्जी ऑफ सेल इन हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन। फाइंड number of cell, find number of cell and find energy difference between given cell
given cell and ground state. तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ सेल इन हाइड्रोजन एटम हमने इतना दे रखा है, हम लोग को बताना है नंबर ऑफ सेल और साथ में एनर्जी डिफरेंस बिटवीन गिवन सेल मतलब ये जो सेल है जो निकालने वाला है, और साथ में ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड फ्लोर जानते हो तो पहला सबसे पहला सेल को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट सेल हो गया। कौन सा सेल हो गया? फर्स्ट सेल। या एन बराबर क्या हो गया, उसी को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन है ना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे ना, इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे छोटे मोटे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो अब यहाँ देखिए एनर्जी ऑफ सेल हमारा इतना दिया हुआ, एनर्जी हम पता है कि हमारा इतना दिया हुआ एनर्जी दिया हुआ। फार्मूला क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर। तो यहाँ जेड स्क्वायर और बटे में क्या होता है, एन स्क्वायर। है ना फार्मूला होता है, ये एनर्जी दिया हुआ ये फार्मूला होता है। अब इसी को हम लिखते हैं -3.4 -13.6 जेड कितना हुआ, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, एन स्क्वायर हमें यहाँ से निकालना। आप इसको ऐसे कटा लेंगे तो एन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4। तो दिस इंप्लाइज दैट एन बराबर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सेल हमारा 2 आ गया है। तो नंबर ऑफ सेल हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब हमको निकालना है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन गिवन सेल। तो गिवन सेल की एनर्जी कितनी है, एनर्जी गिवन सेल, जो एनर्जी है हमारी कौन सी गिवन सेल की, गिवन सेल की एनर्जी वो कितनी है, -3.4 है कि नहीं। और अगर हम ग्राउंड स्टेट का निकालें एंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल ही क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। ध्यान दीजिएगा, अलग है ये। फर्स्ट सेल को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। हो जाएगा -13.6 1 स्क्वायर -13.6 ही हो जाएगा। और अच्छे से लिख देता हूं, है ना, इधर लिख देता हूं। एनर्जी में लिख देता हूं फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल का हम लोग हो जाएगा -13.6 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर NV1 1 रहेगा फर्स्ट सेल का। तो डेल्टा ई, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस, ये डेल्टा ई हम लोग का कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो -3.4 और ये माइनस प्लस 13 डिफरेंस लेंगे ना, दोनों को घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरह से होगा। हम लोग का हाइड्रोजन एटम दिया था, पहले हमने नंबर ऑफ सेल निकाला, फिर हमने डिफरेंस निकाला। तो ये बोर्स मॉडल पे सिंपल सवाल आते हैं, जिसको हमने क्या किया है, बारी बारी से कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह के छोटे मोटे सवाल हमारे बोर्स मॉडल पे मिलते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग समझ गए हैं बोर्स मॉडल में कैसे कैसे हम लोग को कैलकुलेशन करना है और किस तरह के सवाल हम लोग को बोर्स मॉडल पे करने हैं। ठीक है ना। अब बोर्स मॉडल सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड होता है। बोर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, ऐसे एक टर्म और हम लोग यहीं पे जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां कर देना, बाहर निकालना। ठीक है, तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे है, किसी भी सेल में है, मान लो लेटर सपोज यहाँ, अगर हम उसको इनफाइनाइट, बहुत सारे सेल होंगे एटम में, और उसको इनफाइनाइट सेल में भेज दिया, मतलब एटम को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को कहां पे भेज देना, इनफाइनाइट सेल में भेजना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी that send electron to infinite cell, एनर्जी दैट सेंड इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट, तो उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रॉन है तो कितनी एनर्जी चाहिए आपको, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन 1 से या 2 से जहां भी वहां से क्या चला जाए, इनफाइनाइट में चला जाए। यानी इसकी डिफरेंस कितना होगा, फाइनल मान से इनिशियल, अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है और इन दोनों एनर्जी को घटाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, क्लियरली आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंस ही है। हमको जाना कहाँ है, यहाँ से यहाँ जाना, तो दोनों को हम घटा देंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या होता है, E इंफिनिटी माइनस EN, इंफिनिटी माइनस EN। अभी इंफिनिटी कितनी हो जाएगी, -13.6
जेड स्क्वायर बटे में इनफाइनाइट का स्क्वायर, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो जाएगा यार, ये जीरो हो जाएगा ना इन्फिनिटी से भाग देंगे तो फाइनल जो हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है। समझ गए कि नहीं समझ ना? अब एक जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया, क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक सिंपल सवाल बन गया, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम सीधे सीधे फार्मूला यूज करेंगे, प्लस 13.6 1 स्क्वायर और बटे में 1 स्क्वायर। अब तुम कहोगे 1 स्क्वायर की यूज किए हैं बराबर 13.6, पहले मैं लिख दे रहा हूं 1 स्क्वायर की यूज किए हैं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। जब तक नहीं मेंशन किया इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट सेल में रहेगा। शुरू में तो पहले सेल में ही रहेगा ना। अगर हम कह दिए कि दूसरा सेल है तीसरा सेल है तो अच्छी बात है, जब नहीं मेंशन किया तो हमेशा हम मानेंगे कि पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में रहेगा, अगर एनर्जी मिलेगी तो कहीं और रहेगा तो अलग बात है। नहीं मेंशन किया तो पहले सेल में जहां इलेक्ट्रॉन रहता है वहीं से बाहर जाएगा। अगर कह दिया कि पहले से दूसरे सेल में है तीसरे सेल में है तो जो कहेगा हम इनकी वैल्यू को रखेंगे और वहां से हम सोल्व करके निकालेंगे। ठीक है, ये हम लोग का बोर्स मॉडल का बेसिक था, हमने इसको खत्म कर लिया है। अब अगली क्लास हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम